नमस्कार। आज मैं आपके साथ कुछ मोटर रोडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में जो फाइट स्टोरीज हैं उनको साझा करूंगा। और इन्हें साझा करने का उद्देश्य ये है कि आजकल हमारे देश में जो मोटर रोडी इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, इनमें जो प्राइवेट सेक्टर की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अपनी क्लेम में नेट लाइबिलिटी बचाने के लिए किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम को टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करने का इलीगल तरीके को अपना रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं। और जिससे जो इंश्योर्ड है वो सफ़र करता है। एक तो वो इलीगल तरीके में शामिल हो जाता है जाने अनजाने, और जो वो नहीं चाहता क्लेम को टोटल लॉस बेसिस पे सेटलमेंट, तो वो उसको मजबूरन अपनाना पड़ता है। और ये बहुत प्रचलन में है। तो मैं ये इसको समझाने के लिए, बताने के लिए, या इससे कैसे निजात पाई जाए या इसका कैसे हल ढूँढा जाए, तो मैं प्रयास करता रहता हूँ। आज का ये वीडियो भी इसी प्रयास में है। और मैं यहाँ 3 क्लेम्स के बारे में बताऊँगा और जिनमें मैं भी जुड़ा। और ये यूट्यूब चैनल के थ्रू ही इन जो ये इंश्योर्ड्स हैं इनसे इन 3 क्लेम से संबंधित जिन्होंने मुझसे संपर्क किया और उसका हल ढूँढा। तो जो पहला क्लेम है ये नागपुर से है। और ये एक होंडा सिटी गाड़ी है, 2019 मॉडल इनकी कार है। और ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ऑफिसर हैं बड़ी पोस्ट पे। और इनके फादर नागपुर में रहते हैं, उनके इस्तेमाल में ये गाड़ी आती है। गाड़ी ये बहुत ही कम चली हुई, बहुत वेल मेंटेन कार है। और इस कार का साहब 30/3/2025 को वहीं कहीं नागपुर में एक्सीडेंट हुआ। इस गाड़ी की जो आईडीवी है वो 4,16,000, मैं एक राउंड फिगर ले रहा हूँ वरना 4,16,000 समथिंग थी, 4,16,000 थी। तो ये गाड़ी साहब एक्सीडेंट हो गई 30/3 में। इसके बाद इन्होंने इस गाड़ी को वहीं जो नागपुर में होंडा एक होंडा वर्कशॉप पर, जो डीलर वर्कशॉप है वहाँ पर भेज दी। और गाड़ी देख के अपना जो फॉर्मेलिटीज़ हैं इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम इंटीमेशन की पूरी करके ये वापस आ गए। इसके बाद बीमा कंपनी ने कुछ वो वर्कशॉप ने कुछ फ़ोटोग्राफ बीमा कंपनी को भेजे। बीमा कंपनी ने एक अपना एम्प्लॉय, उसे इन हाउस सर्वेयर भी बोल सकते हैं, वो इसमें एंगेज किया। और कुछ दिन बाद जो है, 5-6 दिन बाद, जो इंश्योरेंस कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसने इंश्योर्ड को बताया साहब आपका क्लेम कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है और इसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाएगा। उसने पता नहीं टोटल लॉस बेसिस कहा या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। क्लेम दो तरीके, वैसे मैं बीच में एक बात और बता दूं, दो तरीके के क्लेम पॉलिसी में दिए हुए हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम, जिसमें गाड़ी रिपेयर तो हो सकती है लेकिन रिपेयर खर्च 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है, वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम कहलाता है। टोटल लॉस क्लेम वो है जिसमें गाड़ी रिपेयर ही नहीं हो सकती हो, चाहे तो वो चोरी हो गई हो या जल के बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, जिसमें रिपेयर के लिए कुछ बचा ही नहीं हो, तो जिसे अपने ओरिजिनल ढांचे में ना लाया जा सके, तो वो टोटल लॉस है। लेकिन अगर रिपेयर हो सकती है और रिपेयर खर्च 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है, तो वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। और इन सब के अलावा जो क्लेम है वो पार्शियल लॉस क्लेम है, यानी कि 75% ऑफ आईडीवी तक रिपेयर खर्च है तो क्लेम पार्शियल लॉस क्लेम है। ये तो है टाइप ऑफ क्लेम। और इनके सेटलमेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो है पार्शियल लॉस क्लेम है, तो उसको हो गया रिपेयर बेसिस, यानी रिपेयर करके जो सेटल किया जाता है। जो पॉलिसी अगर प्राइवेट कार है तो उसमें कंडीशन 3 में दिया हुआ है एक्चुअल एंड रीजनेबल, जो भी एक्सपेंसेस हैं सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, उसका क्लेम इंश्योर्ड को मिलना है। दूसरा जो है, जो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम है, उनको टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाता है। तो उसमें आईडीवी
और जो भी दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी है उसकी जो रैक वैल्यू या उस मलबे का जो मूल्य है उसको एडजस्ट करते हुए एक्सेस क्लोज का एडजस्टमेंट करते हुए वो भुगतान करना होता है। अगर कोई एक्स्ट्रा उसमें एड ऑन कवरेज आरटीआई वगैरह है तो वो आरटीआई एड ऑन कवरेज के अनुसार भी उस पेमेंट को ऐड करना होता है। तो जैसे बहुत सी बीमा कंपनी बोलेंगे नेट ऑफ साल्वेज बेसिस, तो नेट ऑफ साल्वेज कोई बेसिस नहीं होता। बेसिस सिर्फ दो ही हैं, रिपेयर बेसिस या टोटल लॉस बेसिस। कुछ लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस, तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस नहीं है, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस एक काइंड ऑफ टोटल लॉस है, यानी कि क्वालिफिकेशन है वो भी टोटल लॉस के बेसिस पे सेटल किया जाता है। तो यहाँ जो ऑफर लेटर या तो कंपनी देती ही नहीं है, और अगर देती भी है तो उसमें बहुत से अजीब शब्द इस्तेमाल करेंगे, कहीं एनओएस लिखेंगे। तो एनओएस तो कोई पॉलिसी में कोई वर्ड नहीं है। क्लेम का बेसिस टोटल लॉस बेसिस है या फिर रिपेयर बेसिस है। तो यहाँ बीमा कंपनी ने, मैं क्या, चलिए मैं टेक्निकली करेक्ट करके उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने टोटल लॉस बेसिस सेटलमेंट के लिए ऑफर दिया, क्लेम को कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम बताया, और 4,16,898 आईडीवी, एक्सेस किलो 1,000, और जो रैक वैल्यू इन्होंने लिखी, शब्द तो सही लिखा रैक वैल्यू, वहाँ सैलरी जो जो पॉलिसी में या जो जनरल रेगुलेशन 8 है उसमें रैक वैल्यू का ही एडजस्टमेंट लिखा है, लेकिन बहुत से लोग सैलवेज वैल्यू लिखते हैं, जबकि सैलवेज वैल्यू और रैक वैल्यू दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ हद तक सेम है, लेकिन अगर बिल्कुल विस्तार से देखें तो विस्तृत रूप में देखें तो दोनों में फर्क होता है। तो खैर ये 2,81,000 रुपये इन्होंने रैक वैल्यू लिखी, और ये लिख तो रैक वैल्यू रहे थे, लेकिन इंश्योर से बोल रहे थे फॉर्म 2829 30 पे सिग्नेचर देने हैं, आपने एक एक एफिडेविट देना है एक या दो, और आपने उसकी भाषा में सब यही था कि मैं इसको ऐसे ऐसे एज ए कार इनको बेचूंगा, ये इस तरीके की भाषा थी। ओरिजिनल आरसी, गाड़ी के पेपर, दोनों चाबी, ये सब चीज़ें मांगी थी। तो इंश्योरेंस कंपनी की नेट लाइबिलिटी आ रही थी 1,34,898, यानी ये क्लेम को इस तरीके से इलीगल तरीके से टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करने में इंश्योरेंस कंपनी की नेट लाइबिलिटी 1,34,898 थी। इंश्योर्ड ने साहब इसके लिए विरोध किया, और उसने फिर पता किया, उसे मालूम नहीं था कि भाई मेरी गाड़ी में तो इतना खर्चा ही नहीं था, सामने से इनकी गाड़ी लगी थी जिससे इनकी गाड़ी में बम्पर, रेडिएटर, लेफ्ट साइड की हेडलाइट और एयर बैग्स खुल गए थे जो इनको नज़र आ रहा था, और बल्क हेड सामने से लेफ्ट साइड से वो डैमेज इनको नज़र आ रहा था। वो देखने में बिल्कुल भी ऐसी कोई मेजर लॉस गाड़ी नहीं लग रही थी। इन्होंने पता किया वर्कशॉप से तो पता चला 3.59 लैक्स का एस्टीमेट दिया गया था। तो यहाँ भी जो एस्टीमेट था वो काफ़ी इन्फ्लेटेड था। इन्होंने वर्कशॉप वाले से बात की और एक रिवाइज्ड एस्टीमेट, जो खुद गाड़ी को चेक किया, बिल्कुल सही तरीका था, और एक नया एस्टीमेट लिया जो 2.70 लाख का था, जो लगभग 64-65% ऑफ आईडीवी तक का था। इन्होंने वो एस्टीमेट दोबारा से कंपनी को भिजवाया वर्कशॉप के थ्रू, और कहा साहब ये तो जो पहला एस्टीमेट था वो ज़्यादा था, एक्चुअल एस्टीमेट ये है, तो आप इसे पार्शियल लॉस बेसिस पे, पार्शियल लॉस क्लेम मानकर रिपेयर बेसिस पे सेटल कीजिए। तो बीमा कंपनी ने सब मना कर दिया, बोले नहीं, जो एक बार डिसीजन हो गया तो अब ये आपका जो ये रिवाइज एस्टीमेट है ये कंसीडर नहीं होगा, और इनको मना कर दिया। इन्होंने सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मांगी, तो बहुत बोले साहब ये सर्विस से मांगी, उसने कहा ये इंटरनल है और या कॉन्फिडेंशियल है, कुछ इस तरीके से कह के मना कर दिया। ये कम्युनिकेशन करते रहे, आखिरी में बीमा कंपनी ने सर्वे रिपोर्ट तो नहीं दी, एक असेसमेंट रिपोर्ट दी, और असेसमेंट रिपोर्ट बड़ी अधूरी सी थी, ना उसमें सर्वे की कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी, ना वैलिडिटी, ना कॉज ऑफ सर्वे लाइसेंस की वैलिडिटी वगैरह, अलबत्ता मोहर लगी हुई थी। और उसमें द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, ना कोई रिकमेंडेशन, सिर्फ असेसमेंट किया हुआ था। ये बताया ही नहीं था कि क्लेम पार्शियल लॉस क्लेम है या ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है या टोटल लॉस क्लेम है, और उनका किस मोड पे सेटलमेंट करने के लिए रिकमेंडेशन है कि रिपेयर बेसिस पे या टोटल लॉस पे, ये कुछ नहीं था। हाँ, जो उन्होंने असेसमेंट की थी वो लगभग 74
0.780 ऑफ आईडीवी तक की थी, यानी कि 75% ऑफ आईडीवी से कम थी ये इसमें। खैर, इसके बाद जो है इन्होंने इनका संपर्क मुझसे हुआ, और फिर मैंने इनके केस को यही सब चीज़ें इनसे पूछी, जानी और समझ आया। फिर से शिकायत की गई, और 23/4/2025 को फिर से हमने एक शिकायत की बीमा कंपनी को, और बताया साहब ये तो एस्टीमेट कम है, तो और हम भी यही चाहते हैं, गाड़ी रिपेयर ना तो वर्कशॉप ने करनी है, ना सर्वियर साहब ने करनी है, गाड़ी रिपेयर होंडा की डीलर वर्कशॉप ने करनी है, और उसने इतना एस्टीमेट दिया, तो फिर ये पार्शियल लॉस क्लेम है और रिपेयर बेसिस पे सेटल कीजिए। खैर, वो एक दो मेल गई बीमा कंपनी की बोर हायर ऑफिशियल्स को गई थी। बीमा कंपनी ने जवाब देना शुरू किया और कहा था ठीक है, हम इस गाड़ी को दोबारा से इंस्पेक्शन करते हैं, सर्वेयर, वर्कशॉप और इंश्योर्ड तीनों मिलके वर्कशॉप जाते हैं, एक डेट फिक्स की। तो हमने कहा इंश्योर्ड चूंकि बाहर उसकी पोस्टिंग थी, वो नहीं जा सकता था, तो हमने कहा बीमा कंपनी और सर्वेयर साहब जा सकते हैं, वहाँ वर्कशॉप है, और वो जो भी डिसीजन लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक कर लीजिए। तो खैर, वो सर्वेयर साहब और इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉय और वर्कशॉप तीनों ने मिलकर उस गाड़ी का फिर से इंस्पेक्शन किया, उसे डिसमेंटल किया। तो उसमें जो उन्होंने 4 पार्ट और वर्कशॉप ने उसमें जोड़े। उसमें एक तो हेडलाइट आरएचएस, जिसका जो एक ब्रैकेट है वो बहुत हल्का सा क्रैक हो गया था, जिसको कि रिपेयर किया जा सकता था। दूसरा, उन्होंने जो ये कूलिंग फैन असेंबली है, इसका मोटर पे हल्का निशान था, उसको कंसीडर किया। तो उसकी तो वर्किंग से ही पता चलेगा, तो उसको हमने मना नहीं किया। उसके बाद एक कोर कंडेंसर, एसी कोर कंडेंसर, उसके फिन्स पे हल्का सा दबाव था। तो जनरली फिन्स दबी हुई होती हैं, उससे कोई फ़र्क, अगर ट्यूब्स ठीक है उसकी तो कोई फ़र्क नहीं होता, तो हमने कहा इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक दो पार्ट और थे। और फिर जो है इसके बाद जो है ये जब एस्टीमेट दिया, तो फिर हमने कहा साहब या तो जो भी अब डिसीजन है वो लीजिए, अगर ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है तो आरसी कैंसिलेशन के साथ हमें ऑफर दीजिए, और अदरवाइज जो है रिपेयर का अप्रूवल दीजिए। इस और हमें जो भी आपकी असेसमेंट, जो भी सर्वे रिपोर्ट कॉपी है वो दीजिए। इसके बाद बीमा कंपनी ने फिर एक सर्वे रिपोर्ट फिर भी नहीं दी, एक असेसमेंट रिपोर्ट दी, जो अब की बार 75% से बढ़ा के थी। वो शायद 76% के आसपास की थी। तो वो उस हमें फिर से अजीब लगा, ये इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया जबकि इतना था नहीं। उसके बाद हमने फिर से वर्कशॉप से बात की, हमने कहा भाई ये जो तुमने लेबर, इसमें शायद 75,000 लेबर थी इंक्लूडिंग जीएसटी, हमने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है, इसे थोड़ा कम होना चाहिए। तो उसने 6,000 रुपये या 10,000 रुपये, वो ले 10,000 रुपये के आसपास वो लेबर कम कर दी। तो जो फिर से एक एक नया रिवाइज एस्टिमेट बना, वो फिर, और एक वो लाइट की ज़रूरत थी ही नहीं, अगर लाइट भी डालते तब भी 75% ऑफ आईडीवी से कम हो जाना था, 10,000 रुपये का तो लेबर में ही फर्क था। तो वो बना, अब के उन्होंने दिया 2,78,000 का। तो वो सिक्स लगभग 65-66% ऑफ आईडीवी था, उसको भेजा। उसके बाद पहले जब बीमा कंपनी ने के पास गया तो एक दो दिन तो शांत रहे। फिर एक दिन बीमा कंपनी के हेड ऑफिस से इंश्योर्ड को फ़ोन आया, और बीमा कंपनी बोली साहब आपने जो दिया है ये लगभग 2,75,000 के लिए हम तैयार हैं, अगर आप हाँ करते हैं तो हम रिपेयर बेसिस पे सेटलमेंट के लिए तैयार हैं, रेस्ट्रिक्टेड लाइबिलिटी 2,75,000 के लिए, जो कि 65-66% ऑफ आईडीवी थी। तो हमने बीमा कंपनी को मेल लिखी, साहब वैसे बीमा कंपनी की जिम्मेदारी तो 75% ऑफ आईडीवी तक की है, लेकिन और ये इस तरीके का रेस्ट्रिक्टेड लाइबिलिटी जो 65 या 66% ऑफ आईडीवी है, ये तरीका गलत है। लेकिन चूंकि हमने गाड़ी रिपेयर करानी है और हमें मालूम है हमारी गाड़ी इतने के अंदर में ही रिपेयर हो जाएगी, तो हम इससे सहमत हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से ये इसका हल निकला। चूंकि वैसे 75% ऑफ आईडीवी तक बीमा कंपनी की जिम्मेदारी थी, लेकिन हमने तो हल ढूंढना था, फालतू में क्यों लड़ना, क्योंकि हमें मालूम है हमारी गाड़ी 2,75,000 के आसपास में ठीक हो जाएगी। वैसे जब ये ठीक होगी तो इससे भी कम में होगी, ये भी जब बिल बनेगा मुझे मालूम है इससे भी कम में होगी, क्योंकि वो लेबर वगैरह या कुछ और उसमें काम हो सकता है। तो
इस तरीके से ये मामला अभी, ये मेल जो आई है ये अभी परसों आई है शायद, और आज तारीख है, आज 15 यानी कि 13/5/2025 में ये मेटल शॉर्ट आउट हो गया है। और इसी तरीके से अभी अब ये हुआ, अब मैं एक दूसरे उस पे आता हूँ। ये दिल्ली का है और ये क्लेम दिल्ली का है, और इन्होंने मुझे संपर्क किया 3/5/2025 की रात को। इन्होंने भी यूट्यूब के थ्रू मुझसे ढूंढा, मुझे मैसेज किया, मैंने मेल आईडी दी, इनकी मेल आई, मैंने इनको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी, फ़ोन पे बातचीत हुई। फिर इनकी गाड़ी मारुति बैलिनो थी, जो पॉलिसी बजाज डॉट कॉम से इन्होंने एक प्राइवेट सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली हुई थी। और एक उनकी जो टाई अप वर्कशॉप होती है, एक मल्टी ब्रांड टाइप की वर्कशॉप, उस पे इनकी गाड़ी थी। तो उसका एस्टीमेट तो उसने ज़रूर लगभग 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा दिया था। और ये जो है 2019 ही मॉडल लगभग ये गाड़ी थी। इसकी आईडीवी 3,34,000 थी। और ये इसका एक्सीडेंट हुआ था 30/3/2025 को, उसे लगभग इसका भी उसी दिन एक्सीडेंट था। काफ़ी दिन से खड़ी हुई थी, और बीमा कंपनी ने इस गाड़ी के लिए वहाँ सर्वे किया, और फिर बीमा कंपनी के कर्मचारी ने इन्हें ऑफर दिया कि साहब आपकी आईडीवी 3,34,000, 1,000 एक्सेस क्लोज, रैक वैल्यू 2,66,000, नेट लाइबिलिटी 67,000, यानी कि। और इन्होंने बताया आपका कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है, और टोटल लॉस बेसिस सेटलमेंट बताया, शब्द रैक वैल्यू ही किया। और ये भी गाड़ी को विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि फॉर्म 28, 29, 30 जो ब्लैंक हैं उन पे साइन करा के किसी स्क्रैप डीलर को बेचने के लिए कह रहे थे। तो इस तरीके से जो इस ये भी इलीगल तरीका था। और इसमें जो एस्टीमेट है वो थोड़ा ज़्यादा दिया था वर्कशॉप ने। ये कॉमन है कि शायद उसने 2.5 लाख या 2.5 लाख से भी ज़्यादा का रिपेयर एस्टीमेट दिया। तो हमने कहा ये गाड़ी सामने से लगी थी, इसकी भी दोनों लाइट लाइट इसकी महंगी थी, शायद 21-22 हज़ार की एक लाइट है, सबसे महंगे पार्ट इसमें लाइट्स ही हैं। और फिर रेडिएटर, कंडेंसर, फ्रंट मेंबर और एयर बैग्स खुल गए थे, लेकिन एयर बैग्स इसके सस्ते हैं। तो हमने ये गाड़ी देखी और हमें आइडिया हो गया कि ये गाड़ी लगभग 2 लाख रुपए में रिपेयर हो जाएगी। हमने वर्कशॉप से बात की, और वर्कशॉप ने भी हमें यही बताया। इसके बाद हमने 5/5/2025 को बीमा कंपनी को मेल की, और उनको बताया साहब ये गाड़ी तो जो है कम पैसे में 75% ऑफ आईडीवी से कम में रिपेयर हो जाएगी, लगभग 60% में रिपेयर हो जाएगी 2 लाख में। तो आप इसको पार्शियल लॉस क्लेम मानकर रिपेयर बेसिस पे सेटल कीजिए, और जो आपका तरीका है वो इलीगल तरीका है। इसके बाद साहब बीमा कंपनी से फ़ोन भी आए और फिर मेल भी आई, और लगभग अगले दिन हमने ये कंप्लेन इनको 5 में की होगी, और 6 तारीख की शाम तक ये कंपनी मान गई। इनकी अप्रूव सर्वेयर की पहले तो ये बोले साहब 60% के लिए रेस्ट्रिक्टेड लाइबिलिटी के साथ आप हमें एक एफिडेविट बना के दीजिए, हम आपको दे देते हैं। तो हमने कहा साहब 60,000 का क्यों दें, 75% ऑफ आईडीवी तक बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है। हाँ ये बात सच है कि ये गाड़ी 2 लाख रुपए में ही रिपेयर हो जाएगी, लेकिन हम तो 75% ऑफ आईडीवी तक का लिख कर देंगे, और एफिडेविट क्यों दें, प्लेन पेपर पे लिख के देंगे, मेल पर देंगे। इसके बाद खैर इन्होंने नहीं मांगा। अप्रूव सर्वेयर की वर्कशॉप को और हमको इंश्योर्ड को मेल आ गई, उसने रिपेयर अप्रूवल इन डिटेल के ये पार्ट है, और जब डिसमेंटल हो जाएगी जो कुछ होगा वो भी बता देना। तो इस तरीके से 2 या 3 दिन में इस कंपनी में रिपेयर अप्रूवल आ गया, और अभी गाड़ी रिपेयर हो रही है। तीसरा केस तीसरा केस भी ये मेरी नॉलेज में ये 4/5/2025 को आया। ये टाटा नेक्सॉन का है। टाटा नेक्सॉन डीजल गाड़ी है, और ये होली के पास एक्सीडेंट हुई थी, और 2 महीने से वर्कशॉप पे खड़ी थी इंश्योरेंस कंपनी के डिसीजन के इंतज़ार में। इसमें वही इन्वेस्टिगेशन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो भी हैं वो हो रही थी, वो सब हो चुकी थी, लेकिन गाड़ी इंश्योर्ड के बेचारा वो परेशान था। इसलिए उसने मुझसे संपर्क किया, मैंने वो गाड़ी देखी, तो इस गाड़ी की आईडीवी 4,82,242 थी। और इसका एस्टीमेट भी लगभग इसके आसपास ही था। रिपेयर सामने से लगी थी, एयर बैग्स खुल गए थे,
और काफ़ी मेजर एक्सीडेंट था। तो बीमा कंपनी ने इसे टोटल लॉस, पहले तो राइटिंग में तो कोई नहीं डिसीजन दिया था, लेकिन वर्कशॉप से पता चला था कि टोटल लॉस बीमा कंपनी इसको कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट डे 5/5/2025 को इंश्योर्ड की तरफ से बीमा कंपनी को मेल गई कि साहब आप इतने दिन हो गए, बहुत गाड़ी ऐसे ही खड़ी है, कोई डिसीजन नहीं, और जो भी आपका ऑफर है वो दीजिए इन राइटिंग। इसके बाद साहब, उसके बाद सर्वेयर साहब का फ़ोन इंश्योर्ड को आना शुरू हो गया कि अरे साहब क्या दिक्कत हो गई, क्या परेशानी है, आप हमें बताइए, ये वो। जिसने पहले कभी फ़ोन नहीं किया, अब वो उसके 2-3 फ़ोन आए एक ही दिन। और उसने साहब बोला साहब आपकी गाड़ी, ऑफ़र भी दिया। वो ऑफ़र उसने दिया कि 4,42,242 आईडीवी, एक्सेस 1,000, रैक वैल्यू ऑब्लिक सैल्वेज वैल्यू 1,90,000, नेट लाइबिलिटी 2,92,242। वैसे अप्रूव सर्वेयर को क्लेम सेटलमेंट ऑफर के लिए ऑफर देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन यहाँ ये अप्रूव सर्वेयर साहब दे रहे थे। तो हमने फिर से बीमा कंपनी को कहा कि साहब बीमा कंपनी दे हमें ऑफर, और उसके बाद फिर बीमा कंपनी ने सेम ऑफर दिया उनके ऑफिशियल ने। हमने कहा साहब ये ऑफर ठीक है, हमें टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट में, उन्होंने कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस इसको माना और टोटल लॉस बेसिस पे सेटलमेंट करने के लिए ऑफर दिया। लेकिन जो सर्वेयर साहब की हमें सर्वे रिपोर्ट भी मिली, उसमें उन्होंने एनओएस मोड लिखा, जबकि एनओएस मोड कोई नहीं होता। और उसमें वही विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 28 29 30 पर सिग्नेचर करके ब्लैंक पर गाड़ी देने बेचने के लिए कहा था। तो इसकी हमने शिकायत की कि ये इलीगल तरीका है, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो बीमा कंपनी ने कहा हम तो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हमने कहा ये सर्वेयर साहब जिम्मेदारी ले लें, ये एफिडेविट दे दें। तो सर्वेयर साहब ने भी मना कर दिया। तो हमने कहा साहब हम तो फिर ये आरसी कैंसिलेशन के साथ करेंगे, हम अपनी गाड़ी विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 28 29 30 पर ब्लैंक पर सिग्नेचर करके किसी अनजान कबाड़ी को नहीं दे सकते हैं, और क्लेम सेटलमेंट इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है। और हमने सर्वेयर साहब ने हमें चूंकि वो रिपोर्ट दी थी, उसमें इन्होंने एनओएस मोड के लिए रिकमेंडेशन किया था। तो हमने कहा कि साहब ये इलीगल तरीका, आप इसको सुधारिए, नहीं तो हम पुलिस अथॉरिटी में इस आपके विरुद्ध उचित धाराओं में शिकायत करने के लिए निवेदन करेंगे। तो सर्वेयर साहब के साथ उसी दिन मेल आ गई। उन्होंने कहा साहब मैंने तो आपकी कंसेंट पूछी थी, अगर आपकी कंसेंट नहीं है तो मैं इस ऑप्शन को हटा देता हूँ। और उन्होंने एक दिन का समय बताया, और उसके बाद एक नई सर्वे अडेंडम सर्वे रिपोर्ट बनाकर दी, और उसमें आरसी हमारी इंश्योर्ड के मर्जी के अनुसार आरसी कैंसिलेशन के लिए रिकमेंडेशन की थी। तो कुछ अजीब सी, लेकिन की थी क्या। इसके बाद फिर बीमा कंपनी का 13 तारीख में मेल आ गया। वो आरसी कैंसिलेशन के साथ क्लेम सेटलमेंट के लिए तैयार हो गई। उन्होंने एक 2-4 दिन का समय मांगा, क्योंकि वो उसकी वैल्यू ढूंढ रहे हैं। तो इस तरीके से जो तीसरा क्लेम है, जो सही तरीका है टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट का, आरसी कैंसिलेशन के साथ ये तैयार हुई, ऑफर दिया। तो ये इन 3 क्लेम का परिणाम रहा। तो मेन ये है कि अगर कभी आपकी, आपके जानने वाले की ऐसी परिस्थिति में आप आते हैं, तो आप राइटिंग में शिकायत कीजिए, राइटिंग में जवाब मांगिए, और जो गलत चीज़ें हैं उनके लिए उनको मना कीजिए कि हम नहीं करेंगे। और अगर वो गलत करने के लिए कह रहे हैं तो उनसे कहिए कि आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए, और गाड़ी का रिपेयर खर्च को जाके और फिर किसी परिणाम पे पहुंचिए। लीगल तरीके से नियम अनुसार चलना बेहतर होता है। तो ये 3 लोगों के उसमें मैं शामिल था। तो ये अच्छा परिणाम है। तो अगर कभी भी आप या आपसे संबंधित लोग ऐसी उस स्थिति में आते हैं, तो आप कोशिश कीजिए, ज़रूर आपको परिणाम मिलेगा। बहुत चांस, हाँ, ये अलग बात थी कि अलग-अलग बीमा कंपनी का अलग-अलग लेवल है। मैं तो चूँकि ये इस काम में ही हूँ, तो मुझे पता है कौन-सी कंपनी कहाँ मानेगी। हाँ, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो इसके बावजूद भी नहीं मानेंगी। उनमें बेईमानी का लेवल बहुत हद से ज़्यादा है। तो उनके लिए हो सकता है आपको रिपेयर का डिसीज़न खुद लेना पड़े, उसके बाद बीमा लोकपाल जाए। बीमा लोकपाल से आपको न्याय मिलने के बहुत चांस हैं, और हो सकता है वहाँ भी ना मिले, क्योंकि कुछ ऑफ़िस में वहाँ भी कुछ ऑफ़िशियल्स ऐसे हैं जिनको इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आपको उसके बाद कंज़्यूमर कोर्ट जाना पड़ सकता है या और कोर्ट जाना पड़ सकता है।
कोर्ट में न्याय बहुत बेहतर होता है लेकिन समय ज़्यादा लगता है। तो इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ बहुत कुछ बहुत गलत चीज़ें बहुत ही खुलेआम हो रही हैं। आप गलत का विरोध कीजिए, अपने लिए नहीं, क्योंकि गलत का विरोध होगा तो समाज में सही चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। नहीं तो गलत एक प्रैक्टिस बन जाती है। जैसे ये विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म 2829 ब्लैंक पे सिग्नेचर लेके इन छोड़ के गाड़ी को बेचा जाता है। तो ये एक प्रैक्टिस बन गई है। इसको रोकिए और इसमें अपनी भूमिका मत रखिए। तो अब आज का वीडियो को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार, फिर मिलते हैं।